मजिस्ट्रेट तिरुवनंतपुरम केरल की कोर्ट में एक सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस पड़ा हुआ था। वह कंप्लेनेंट ने 4 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में डाला था। आरोपी नंबर 1 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर में रजिस्टर्ड थी। केस की शुरुआत में मजिस्ट्रेट साहब ने केस में लगातार तारीखें लगाई, केस को एडजर्न किया तो कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट से एक समयबद्ध डिस्पोजल का ऑर्डर प्राप्त कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई समयबद्ध तरीके से की जाए और एक निश्चित समय में इसको समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जल्दी सुनवाई करते हुए आरोपियों के लिए समन्स जारी किए तो आरोपियों ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत इन समन्स को चैलेंज किया। उन्होंने कोर्ट के सामने यह आधार लिया कि ट्रायल कोर्ट ने समन्स जारी करने से पहले सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत की जाने वाली अनिवार्य कानूनी इंक्वायरी नहीं की थी। सेक्शन 202 की इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट आमतौर से क्या करते हैं, वो कंप्लेनेंट का बयान रिकॉर्ड करते हैं और उसके जो भी तमाम कागजात होते हैं उनकी जांच परख की जाती है। यह कानूनी इंक्वायरी सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत की जानी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं की थी, इसलिए उनका यह ऑर्डर इलीगल है। मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा दिए गए केस के निर्णय इन री एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया था तथा आरोपियों को समन किया जाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ था। इसलिए इन समन्स को खारिज किए जाने और इस केस को क्वैश किए जाने के लिए आरोपियों ने हाई कोर्ट के सामने गुहार लगाई। यह जो केस था इन री एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट 1957, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि सेक्शन 145 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को संसद द्वारा सेक्शन 202 सीआरपीसी के एक अपवाद के रूप में लाया गया था। क्रिमिनल केसेस की कंप्लेंट में समन्स जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट को सेक्शन 202 सीआरपीसी की इंक्वायरी करनी जरूरी होती है, लेकिन इससे काफी विलंब हो जाता था। तो इस सेक्शन 145 NI एक्ट को लाकर संसद ने ऐसी व्यवस्था दी थी कि इस इंक्वायरी जो सेक्शन 202 सीआरपीसी में की जानी थी उसकी अनिवार्यता को हटा दिया गया था। सेक्शन 145 NI एक्ट के द्वारा एविडेंस को एफिडेविट के रूप में दिया जाना स्वीकृत किया गया था। इस कानून को लाए जाने का उद्देश्य सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस के डिस्पोजल में कानून की तेजी लाना था। इस सेक्शन 145 NI एक्ट में एफिडेविट के द्वारा एविडेंस की अनुमति देकर शपथ पूर्वक एविडेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य केस में निर्णय दिया था और वह केस था सुनील टोडी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1174। इस सुनील टोडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर एक केस में प्रोसेस जारी करने के आदेश को स्थगित कर दे और इंक्वायरी करे। साथ ही यदि सेक्शन 202 सीआरपीसी में वर्णित इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं भी की जाती है तो भी इससे समनिंग ऑर्डर में कोई अवैधता पैदा नहीं होगी। बस मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूदा विषय वस्तु से अपराध का विश्वास और उसकी संतुष्टि हो जानी चाहिए कि हां अपराध हुआ था। इस वर्तमान केस में भी जैसा कि आरोपी कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन्स जारी करने से पहले सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत कोई भी इंक्वायरी नहीं की थी। सेक्शन 202 की यहां आरोपियों का यही कहना था कि सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट साहब ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी,
इस पर जब हाईकोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट से इस बाबत एक रिपोर्ट मांगी तो मजिस्ट्रेट साहब ने 16/12/2023 को अपनी एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हालांकि उनकी कोर्ट ने सेक्शन 202 सीआरपीसी की कोई फॉर्मल इंक्वायरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री के आधार पर वह सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अपराध होने को लेकर आश्वस्त थे। उन्होंने ऐसी आश्वस्ति के बाद ही समन्स जारी किए थे। यह मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट के केसेस में मजिस्ट्रियल कोर्ट को यदि सेक्शन 202 सीआरपीसी की इंक्वायरी नहीं करनी है तो भी इससे कोई कानूनी गलती नहीं होती, इसके द्वारा जारी समन्स अवैध नहीं हो जाते। मजिस्ट्रेट की यह संतुष्टि पर्याप्त है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से अपराध का होना पाया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लायक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है तो आरोपी को यह कहने का कानूनी अधिकार होगा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री कम है और मजिस्ट्रेट साहब का आदेश त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान केस में भी विद्वान मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड पर एविडेंस एफिडेविट न होने के बावजूद भी आरोपियों के विरुद्ध सेक्शन 138 एनआई एक्ट के मामले में समन्स जारी कर दिए थे। यानी कि यहां सिर्फ कंप्लेंट दाखिल की गई थी, डिसऑनर्ड चेक को दिया गया था, लीगल नोटिस को दिया गया था, लेकिन जो उसका एविडेंस एफिडेविट होता है वह रिकॉर्ड पर नहीं था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह गलत बात थी। मजिस्ट्रेट को बिना एविडेंस एफिडेविट के ऐसी प्रोसेस इशू नहीं करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट का कहना था कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं है कि कंप्लेनेंट ने अपने केस की कंप्लेंट के साथ ही एविडेंस एफिडेविट भी फाइल किया था। फिर भी आरोपियों के विरुद्ध उन्होंने समन्स जारी किए और यह समन्स जारी करना सेक्शन 145 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का उल्लंघन है। इस आधार पर उपरोक्त कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट ने न तो सेक्शन 202 सीआरपीसी की इंक्वायरी की और न ही कंप्लेंट के साथ एविडेंस एफिडेविट को फाइल किए जाने का आदेश दिया, जो कि सेक्शन 145 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आवश्यक था। इसके बावजूद मजिस्ट्रेट साहब ने आरोपियों के विरुद्ध समन्स जारी कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुनील टोडी वाले केस के निर्णय के अनुसार एविडेंस एफिडेविट फाइल किया जाना अनिवार्य था। तो हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार मजिस्ट्रेट का यह आदेश, समन्स जारी करने का आदेश त्रुटिपूर्ण था और कानूनी रूप से गलत था। इसके अलावा जो इस केस में कहा गया है, उसके अलावा हम आपको अपनी तरफ से सेक्शन 4 सीआरपीसी दिखाते हैं। आप सामने स्क्रीन पर यह सेक्शन देख रहे होंगे। इसके अनुसार इंडियन पीनल कोड में वर्णित सब अपराधों से संबंधित इंक्वायरी, ट्रायल या दूसरी प्रोसीडिंग्स के लिए सीआरपीसी में वर्णित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और ऐसा किया जाएगा। यह सेक्शन 4 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है। पार्ट 2 में लिखा है कि लेकिन दूसरे कानूनों में वर्णित अपराधों के लिए उन कानूनों में दी गई प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा जो उन दूसरे कानूनों में वर्णित है। यदि किसी भी बिंदु पर नए कानून में प्रक्रिया नहीं दी गई होगी तो फिर उस बिंदु के लिए भी सीआरपीसी में वर्णित प्रक्रिया का प्रयोग ही किया जाएगा। तो यहां इस केस में भी यही हुआ है। चेक बाउंस वाले केस एनआई एक्ट से संबंधित होते हैं तो उनमें एनआई एक्ट से संबंधित प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा। सेक्शन 202 सीआरपीसी की इंक्वायरी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सेक्शन 145 एनआई एक्ट में जरूरी बनाया गया एविडेंस एफिडेविट अवश्य लगाना होगा। यदि नहीं लगेगा तो वह ऑर्डर गलत हो जाएगा। यही बात कहते हुए हाई कोर्ट ने उस सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस को क्वैश कर दिया। आज के केस का नाम है कार्निवल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यह क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन थी जिसका नंबर था 10,593 ऑफ 2023। हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम में जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इसे 3 अप्रैल 2024 यानी कि बस सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया था। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।